Hello everybody, this is Sanjeev and in this video I'm going to start electrostatics. This is the first chapter in class 12 and इस chapter के लिए जो prerequisites है I already talked about it in a separate video. For example, you need to know vectors properly. Newton's laws of motion पता होना चाहिए. You should be able to split force vectors into components. Basic equilibrium के concepts clear होने चाहिए. However, the first video will deal with the charge and its properties. Okay, हम लोग इससे डील करेंगे. तो इसके लिए आई गेस उतना आपको बैकग्राउंड कुछ नहीं लगेगा. यू कैन टेक दिस एज अ फ्रेश स्टार्ट. एंड वन मोर थिंग, मैंने और एक सेपरेट वीडियो में आई हैव टॉक्ड अबाउट द एप्लीकेशंस, जो मैं फिर से इस वीडियो में रिपीट करूँगा. ये पॉइंट को रिपीट करूँगा कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ चैप्टर, वेन एवर यू आर लर्निंग अ चैप्टर और अ थियोरी, नो इट्स एप्लीकेशंस एज वेल. इंटरेस्ट भी आता है उससे एंड आपको पता चलता है कि इसको यूज़ कहाँ पे करना है इन प्रैक्टिकल लाइफ. ठीक है, आप सिर्फ मार्क्स उठाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो. तो जो भी है आगे बढ़ते हुए, तो लाइक ग्रेविटेशन, लाइक सो मेनी अदर फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, लाइक सो मेनी अदर फोर्सेस, एवरीथिंग इन साइंस एंड फिजिक्स डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वेशंस. हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं एंड उनको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी लाया जाता है, थ्योरी बिल्डअप किया जाता है. एज अ स्टूडेंट हम लोग को एवरीथिंग इज़ पैकेज एंड गिवन टू अस इन द बुक्स. तो हम लोग हो सकता है बहुत बार ये पार्ट ना सोचें कि ये चीज़ आया कैसे, बट हल्का फुल्का सोचना चाहिए कि हाउ इज़ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट केम इन टू प्लेस, हाउ वॉज दिस आइडिया डिस्कवर्ड. ठीक है, पता होना चाहिए. तो जो भी है एक बेसिक आइडिया से स्टार्ट करते हैं. आप सब लोगों ने बचपन में वो एग्जाम्पल्स देखे होंगे वेर यू टेक अ कोम्ब, यू कोम्ब योर हेयर एंड यू ब्रिंग इट नियर सम पीसेस ऑफ पेपर. याद है ना, आपने कंघी की एंड कंघी को बिट्स ऑफ पेपर के पास रखा एंड वंस यू ब्रिंग इट क्लोज व्हाट हैपन्स. ठीक है, सम बिट्स ऑफ पेपर विल गेट अट्रैक्टेड एंड अगेन रिपेल भी हो जाएंगे. ठीक है, दे विल ऑल्सो फ्लाई अवे. ठीक है, पहले तो अट्रैक्ट होंगे एंड देन दे विल ऑल्सो फ्लाई अवे. बहुत लोगों को पूछो तो बस उन लोगों को ये पार्ट याद रहता है कि अरे हाँ सर, जब कंघी को लेके जाएंगे तो बस पीसेस अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन नहीं. ठीक है, इफ़ आई रिप्ले दिस इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ये गए एंड देन फिर कुछ लोग रिपेल भी हो गए ऑन देयर ओन. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सिली सा ऑब्जर्वेशन है. देयर आर सो मेनी सच ऑब्जर्वेशंस जो ऑब्वियसली किसी एक ज़माने में लोगों ने किया होगा. लोगों ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखे एंड उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग अपना फिजिक्स, मैथ्स, एवरीथिंग हम लोग लेके आते हैं. हम लोग कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करते हैं या थ्योरी बनाते हैं. ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है साइंस का. बात है इस तरह के इंटरेक्शंस जब लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि अच्छा आप अगर कंघी करते हो बहुत देर तक अपने बालों में, देन समथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ कोम्बिंग योर हेयर. एंड बेसिकली हम लोगों को पता है एट दिस स्टेज कि देर इज़ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, एक्सचेंज ऑफ चार्जेस बिटवीन टू बॉडीज़, जिसके कारण बॉडीज़ बिकम चार्ज्ड. बट मैं एकदम फंडामेंटल लेवल पे जाके सोचना चाहता हूँ कि जब डिस्कवरी हुआ होगा तब पहले से किसी को तो नहीं पता था कि चार्ज बोल के एक प्रॉपर्टी है. पहले लोग ऐसे ऑब्जर्वेशंस देखते हैं एंड व्हेन दे ऑब्जर्व कि अच्छा जब भी दो बॉडीज़ को रब किया जा रहा है, रब करने के बाद दे शो दीज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वो लोग जनरली तभी शो करते हैं इफ़ आई हैव रब्ड दिस कोम विथ माई हेयर. ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ फ्रिक्शन इन्वॉल्व है. तो जब भी ऐसा एक्सपेरिमेंट्स देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था, तो पीपल कॉइंड सम टर्म्स टू डिनोट दीज काइंड ऑफ बॉडीज़. लोगों ने क्या बोला कि दीज बॉडीज़ दे बिकम इलेक्ट्रीफाइड. ठीक है, अब उस ज़माने में हो सकता है कुछ और वर्ड हो, मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ. तो मैंने बोला कि अच्छा आफ्टर कोमिंग योर हेयर और आफ्टर रबिंग अ ग्लास रॉड ऑन फर, ठीक है, ये सब करने के बाद बॉडीज़ में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके कारण द बॉडीज़ बिकम इलेक्ट्रीफाइड और द अदर बॉडी इज चार्ज्ड. ठीक है, एंड दैट लीड्स टू दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. तो ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं. अभी भी चार्ज एक्सप्लेन नहीं हुआ, ये बस हम लोग देख रहे हैं. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, जब भी ऐसे इंटरेक्शंस हम देखते हैं, अब ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शंस हैं, मैं सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि किसी ज़माने में लोगों ने इस तरह के बहुत सारे इंटरेक्शंस देखे. कुछ लोगों को कुछ फिनोमेना को इलेक्ट्रिक इंटरेक्शंस बोला गया, कुछ मैग्नेटिक इंटरेक्शंस. कलेक्टिवली आई हैव सम इंटरेक्शंस और सम फिनोमेना विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस. कुछ हम लोग इस तरह का अट्रैक्शन रिपल्शन देख पाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जिनको हम कलेक्टिवली
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस कहते हैं. एंड देन वी वांट टू एक्सप्लेन दोज इंटरेक्शंस वाया सम प्रॉपर्टी. ठीक है, वाया सम इनहेरेंट प्रॉपर्टी. अब ये बहुत एक छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है फिजिक्स में. ये 11 में बहुत लोग पढ़े होंगे बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि हम लोग जब भी फिजिक्स में फिनोमेना देखते हैं या कुछ बिहेवियर या इंटरेक्शंस देखते हैं, हम लोग हमेशा उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई प्रॉपर्टी लेके आते हैं. ठीक है, एंड प्रॉपर्टी लेके आते हैं मतलब मन घड़ंत नहीं, नॉट जस्ट आउट ऑफ द ब्लू. वी ट्राई टू बिल्ड सम मैथमेटिकल मॉडल बिहाइंड इट और सम कंसेप्चुअल आइडियाज, जिससे हम लोग उस प्रॉपर्टी के साथ उस इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, एक जनरल ट्रेंड है. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, किसी ज़माने में जब लोगों ने रियलाइज़ किया कि देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून और सन एंड अर्थ, जब लोगों ने ये रियलाइज़ किया तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या लाया गया? मास कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब ये ओवरनाइट कॉन्सेप्ट्स नहीं होते बट मैं ऐसी आइडिया दे रहा हूँ कि मास वॉज अ प्रॉपर्टी. जिस चीज़ को बचपन से हम लोग मास मान लेते हैं, वो मास एक्चुअली क्या? मास दिखता नहीं है. यू कैन नॉट स्मेल मास, यू डोंट एक्चुअली सी मास, वी डोंट इवन फील मास. हम जब किसी भारी बॉडी को अपने हाथों में लेते हैं, वी एक्चुअली फील द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस, राइट? वी डोंट फील द मास. तो मास एक काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. इट्स अ प्रॉपर्टी. इसको क्यों लाया गया? बिकॉज इट हेल्प्स अस इन एक्सप्लेनिंग ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन. सेम तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस या न्यूक्लियर इंटरेक्शंस बोलने का मतलब आप लोग बाद में पढ़ोगे या मे बी आप लोग सुने होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, रेडियो एक्टिविटी का जो फेनोमेना होता है. एंड न्यूक्लियस में और भी बहुत तरह के इंटरेक्शंस चलते हैं. उन इंटरेक्शंस को एक्सप्लेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मेनी अदर प्रॉपर्टीज. बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. वन ऑफ द प्रॉपर्टीज विच कैन समहाउ रिलेट टू न्यूक्लियर इंटरेक्शन इज स्पिन. मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी स्पिन सुना है. यू हैव हर्ड अबाउट स्पिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में प्रोबेबली, राइट? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के लिए आप पढ़े होगे कभी स्पिन क्वांटम नंबर. तो स्पिन की तरह और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं विच कैन हेल्प अस इन एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शंस. अब सिंस वो सिलेबस में नहीं है, मैं बहुत रफली बोल रहा हूँ ये आइडिया. हाउएवर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन 11 में अच्छे से था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस डिटेल्स में अब 12 में रहेगा. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रॉपर्टी लेके आते हैं, हम लोग इन्वेंट करते हैं, काइंड ऑफ हम लोग इमेजिन करते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज. एक्चुअली मैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए तो और एक प्रॉपर्टी था, पोल्स. ठीक है, बट मैं उसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज बाय दिस टाइम वी नो समवट कि मैग्नेटिक जो इंटरेक्शंस होते हैं दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड वाया करंट. एंड वो क्या है? मूविंग चार्जेस. ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे. तो आई एम नॉट गोइंग इन टू द complete details of electromagnetic interactions, but to give an idea what exactly is charge or how would you define charge. अगर मुझे डिफाइन करना हो तो दिस इज हाउ यू बिगिन. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही होता है, व्हाट इज चार्ज. तो जैसा कि हर साल होता है, बहुत बच्चों को लगता है कि चार्ज तो पता है सर, चार्ज होता है. क्योंकि बचपन से हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं ना कि वी स्टार्ट टेकिंग सम कॉन्सेप्ट्स फॉर ग्रांटेड कि okay, we know what is a charge, we know it has two varieties, but when you start thinking about it in details कि what exactly is charge, then आप खुद notice करोगे that you will be stumped. आप 2 सेकेंड 2 मिनट खुद सोचोगे कि okay, what exactly is this charge? Electron has a negative charge, proton has a positive charge, that is how we have been introduced, but what exactly is this charge? So once and for all make it very clear कि charge जब मैं बोल रहा हूँ, what is it? It is some inherent property possessed by particles. Subatomic particles or bodies. Some bodies often possess this particular property, and it is this property by virtue of which we explain electromagnetic interactions. So आज के वीडियो में, इस वीडियो में यही फोकस रहेगा that we will talk about charge and its properties. So charge क्या है? As a statement आप ये लिख सकते हो. ठीक है, मैं बस शो कर दे रहा हूँ. You can pause and write it quickly. It refers to an inherent property. ठीक है, इनहेरेंट एज इन उस सबएटॉमिक पार्टिकल का, लेट से इलेक्ट्रॉन का या जो भी पार्टिकल का मैं बात कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड है, उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. एंड इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सम बॉडीज और पार्टिकल्स यूजिंग विच वी कैन एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस. सो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम एक्सप्लेन करते हैं. दैट इज़ द काइंड ऑफ सिंपलेस्ट एंड प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ चार्ज. आप और भी डिटेल्स में बहुत कुछ बात कर सकते हो एज यू लर्न मोर ऑफ फिजिक्स. कॉलेज में जब हम जाते हैं तो वी स्टार्ट
लाइक रीडिफाइनिंग सम थिंग्स, कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग अगेन रीडिफाइन करते हैं इन सम मैनर. अभी के लिए इतना काफ़ी है. नेक्स्ट जो हमको बात करना है दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहला जो बात आता है कि चार्ज के लिए हमने डिफाइन कर दिया कि ये कुछ एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस को एक्सप्लेन करेगा. बट देन हम लोग अगर बहुत सारे इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज बॉडीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इफ आई टेक अप मेनी इलेक्ट्रीफाइड बॉडीज़, मतलब सिर्फ ये कोम और पेपर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, यू कैन टेक अ ग्लास रॉड एंड रब इट अगेंस्ट अ फर. ठीक है, अगर आप इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो बिटवीन इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज बॉडीज़, you notice some common results, and depending upon those conclusions we again decide that charge must have two varieties. Again बचपन से ही हम सुने कि charge has two varieties, positive and negative. मेरा मुद्दा बस वही है कि again it is one thing ना, जो हम लोग बहुत बार बचपन से we take it for granted कि हाँ चार्ज के तो दो ही varieties होते हैं. There are many authors who often write कि why only two varieties? Why not charge has three varieties? या चार्ज का एक सिंगल वैरायटी क्यों नहीं हुआ? तो 1 मिनट 2 मिनट इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि यस, चार्ज के दो ही वैरायटीज़ क्यों हैं? हाउ डिड एनीबडी अंडरस्टैंड कि चार्ज के मुझे दो ही वैरायटीज़ करने पड़ेंगे? वाई नॉट 3-4 वैरायटीज़? वाई नॉट अ सिंगल वैरायटी? ओके, तो इसका एकदम सिंपल आंसर होगा. एक बार अगर मैं बोलता हूँ बहुत सिंपल आंसर, इट इज़ ओनली बिकॉज जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस है उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं. यू आइदर हैव अट्रैक्शन or you have repulsion. ठीक है, whereas in case of gravitation you only have attraction, right? आपने ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने एक्सपेरिमेंट्स करोगे वहाँ पे अट्रैक्शन ही मिलेगा, ग्रेविटेशनल रिपल्शन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलता है. तो दैट इज़ द रीज़न यू कुड से कि ओके, मास इज ओनली वन वैरायटी, वन टाइप ऑफ मास, लाइक पॉजिटिव मास. जबकि चार्ज के लिए मुझे दो वेराइटीज़ करने पड़ेंगे टू एक्सप्लेन दीज टू ऑपोजिंग बिहेवियर्स. एक है अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्शन. इसलिए मैं चार्ज के दो वेराइटीज़ करता हूँ. सो दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाई शुड चार्ज हैव टू वेराइटीज़. हाउएवर देयर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. आइडिया ये रहता है कि सर अगर आपने बहुत सारे इलेक्ट्रीफाइड बॉडीज़ लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो यू विल सी अ कॉमन थीम ये है, कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है. क्या? सपोज मेरे पास 3 बॉडीज़ है. ठीक है, मैं उनको ड्रॉ कर देता हूँ ABC. मेरे पास 3 बॉडीज़ है और A एंड B के बीच में मैं पहले इंट्रैक्शन चेक करता हूँ. मैं देखता हूँ कि A एंड B इंटरेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, जो बॉडीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ दीज आर ऑल चार्ज्ड बॉडीज़. ठीक है, तो ABC चार्ज होने वाले हैं. तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके किसी भी तरह से चार्ज किए. मैं नोटिस करता हूँ कि A एंड B आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, न्यूटन्स थर्ड लॉ. आई ऑल्सो नोटिस दैट A एंड C अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब और एक बॉडी मुझे मिला एंड आई नोटिस कि A उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है. देन अच्छे से सुनना, फोकस ऑन दिस. If A attracts both B and C, then compulsorily you will notice that B and C will repel each other. वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही. ठीक है, that always happens in nature. आप ऐसा ऑब्जर्वेशन देखोगे, बॉडीज कैसे भी रहे, अगर तुम चार्ज करते हो एंड इफ यू फाइंड दैट A attracts B and A attracts C, then B and C must repel. प्लीज़ ऐसे सोचो कि आपको चार्ज के वेराइटीज़ पता ही नहीं है. बात यह है कि ये एग्जाम्पल देने के साथ साथ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलेगा, अरे हाँ सर, चार्ज के तो 2 वेराइटीज़ होते हैं, लाइक चार्ज इज रिपेल, इसलिए ऐसा हो रहा है. बट नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप एक्सप्लेनेशन पहले दो. ठीक है, एक्सप्लेनेशन या कंक्लूजन पहले नहीं आता, पहले आता ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन प्रायोरिटी होता है और उनको एक्सप्लेन करने के चक्कर में हम लोग कुछ आइडियाज़ लेके आते हैं. तो सबसे पहली बात थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कुछ भी हो, अट्रैक्शन, रिपल्शन, व्हाटएवर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए चार्ज प्रॉपर्टी लाया गया. और फिर देखा गया कि दिस पर्टिकुलर बिहेवियर विल ऑलवेज हैपन. अगर एक चार्ज बॉडी 2 को अट्रैक्ट करता है तो वो 2 बॉडीज, दोज 2 later bodies B and C, they will always repel each other. This is bound to happen. When people discovered this, they realized that we must make 2 categories or 2 classes of all charged bodies. अगर हर तरह के चार्ज बॉडीज यही बिहेवियर बार बार दिखाते हैं तो उन चार्ज बॉडीज का मुझे 2 ग्रुप करना पड़ेगा, 2 क्लासेस. In what sense? I will say that all the charged bodies can be put into 2 groups, 2 classes, such that एक क्लास के जो पार्टिकल्स होंगे या चार्जेस होंगे दे विल ऑलवेज रिपेल. ठीक है, मैंने कोई भी एक क्लास में से कोई पार्टिकल्स को ले लो, दे विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. बट ऑपोजिट क्लास के पार्टिकल्स विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर.
इस तरह से हमने एक लॉजिक दिया, इस तरह से हमने एक एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई किया। एंड देन वी रियलाइज कि सिंस 2 क्लासेस करने हैं, चलो एक क्लास को नाम पॉजिटिव दे देते हैं एंड दूसरे क्लास को नाम नेगेटिव दे देते हैं। तो वी स्टार्ट सेइंग ओके वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड वी हैव अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ये था, उसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में हमने ऑल चार्ज पार्टिकल्स के 2 क्लासेस किए, उनमें कुछ लॉज मैंने कुछ बिहेवियर अप्लाई किया कि हाँ पार्टिकल्स बिलोंगिंग टू सेम क्लास रिपेल वाइल पार्टिकल्स बिलोंगिंग टू ऑपोजिट क्लासेस अट्रैक्ट। फिर हमने नाम दिया कुछ पॉजिटिव नेगेटिव। गॉट इट? तो अगर मैं इसको एक बार समराइज करके लिखूं, इट वुड राइट लाइक दिस। कंक्लूजन क्या है? ऑल इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज कैन बी डिवाइडेड इन 2 क्लासेस। ठीक है, सच दैट, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, रुको। सच दैट मेंबर्स ऑफ वन क्लास रिपेल while members of the other class या opposite classes attract। ठीक है, तो this is the reason we have only 2 classes। 2 classes are enough to explain this behavior। ठीक है, as a contrary आप ऐसा सोच सकते हो, सुनिएगा, had it been different, मतलब मुझे इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज मैंने प्रोड्यूस किया यूजिंग फ्रिक्शन, यूजिंग रबिंग, एंड फिर मैंने नोटिस किया कि एनी 2 पेयर, ए अगर बी को अट्रैक्ट किया, ए ने अगर सी को अट्रैक्ट किया, तो बी एंड सी ऑल्सो अट्रैक्ट। अगर बाई चांस ऐसा होता, तब मैं ये कंक्लूड करता कि आई ओनली नीड 1 टाइप ऑफ चार्ज, ओनली 1 टाइप, 1 वैरायटी, जो कि होता है ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ग्रेविटेशनली। सिंस देयर इज ओनली 1 टाइप ऑफ बिहेवियर, हम लोग बोलते हैं कि सर एक ही टाइप ऑफ क्लास करो, एक ही टाइप ऑफ मास करो, तो पॉजिटिव मास बस। ठीक है, तो ये हो सकता है सुनने में भी बहुत लोग को एब्स्ट्रैक्ट लगे। इसको बार बार एक बार रिपीट करना, बार बार इसको रीड करना कि मैं क्या बोला, देन प्रोबेबली आपको ये क्लिक करेगा कि अरे इसमें भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें भी थॉट है। इट वॉज नॉट ऑब्वियस टू पीपल एट द बिगिनिंग कि चार्ज के 2 वेराइटीज होंगे। ओके, मूविंग ऑन, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये जो ऑपोजिट वेराइटीज है इनका नाम क्या देते हैं। तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नाम देते हैं। नाउ दैट इज ऑल्सो अ कन्वेंशन टू सम एक्सटेंट। बात ये होती है ना कि आप थियोरेटिकली जब एक मॉडल बिल्ड कर लिए कि अच्छा चार्ज की 2 वेराइटीज़ होनी चाहिए, दोनों ऑपोजिट वेराइटीज़ होने चाहिए, ठीक है, कि लाइकवाइज रिपेल करेंगे और ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। आपने जब ये सब थियोरेटिकल मॉडल बना लिया, फिर आप इसके लिए मैथ्स भी क्रिएट करते हो। सिर्फ थियोरेटिकली बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू क्रिएट सम प्रॉपर मैथमेटिकल टूल्स फॉर देम फॉर डीलिंग विद दैट प्रॉपर्टी। क्वांटम फिजिक्स में ये होता है, मतलब एज इन हमको बचपन में ये चीज़ उतने समझ में नहीं आती थी। हमको लगता था, या आई गेस जो भी पढ़ता है उसको लगता है कि दिस इज़ ऑब्वियस, बट एज यू स्टार्ट स्टडिंग हायर फिजिक्स आपको समझ में आता है अच्छा बहुत कुछ ऑब्वियस नहीं रहता है, बहुत कुछ में हम लोग ऐसे नए नए प्रॉपर्टीज़ लेके आते हैं, एंड फिर हम लोग कुछ भी बोलते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव है या ऐसा है वैसा है, उसके लिए इनफ मैथ्स है, कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, कुछ आइडियाज़ हम अप्लाई करना चाहते हैं, इसीलिए उस तरह से नाम दिया गया है। या कुछ लॉज या एक्सियोम्स ओबे करवाना है तो इसलिए कुछ कुछ कर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात रहने दो, ये उतना लगेगा नहीं, बट यस पॉजिटिव नेगेटिव के पीछे भी रीज़न है। इनफैक्ट सम ऑथर्स ऑफन जोक अबाउट दिस कि सर चार्ज के वैराइटीज़ पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, चार्ज की 2 वैराइटीज़ थे, उनका नाम तो हम लोग मेल चार्ज एंड फीमेल चार्ज भी दे सकते थे टू डिनोट ऑपोजिंग बिहेवियर। ठीक है, ओके, मुझे अगर ऑपोजिंग बिहेवियर समझाना था तो आई कुड हैव गिवन देम एनी 2 नेम्स। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ काइंड ऑफ स्लाइटली कन्वेंशन में आता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव नेगेटिव देने का पीछे रीज़न है कि कुछ मैथमेटिकल आइडियाज़ थे। ठीक है, जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी या इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ चार्ज, जो देखा गया कि हाँ पॉजिटिव नेगेटिव करने से काम हो जाएगा। नहीं होता, अगर कुछ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और मिलते हैं तो लोग हो सकता है एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ही तैयार कर देते हैं इस चार्ज से डील करने के लिए। ऐसा होता ही है फाइनली क्वांटम फिजिक्स में, नए नए प्रॉपर्टीज़ आते हैं तो उनसे डील करने के लिए हम लोग नए नए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ही इन्वेंट कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, ये 2 वेराइटीज़ है एंड पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन, यूनिट का बात कर लेते हैं। वेरी सिली, आई नो बहुत लोगों को पता होगा। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, द एसआई यूनिट आई शुड से। देयर इज़ अनदर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, बट हम एसआई यूनिट में काम करते हैं। यहाँ पे अब मैं सबको रेकमेंड करूँगा, ठीक है, हर चीज़ आपको हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। आई ऑलवेज एम लाइक मोर क्या कहता हूँ, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, ठीक है, कि बुक्स पढ़ो। तो आई एम लाइक एडवोकेट ऑफ रीडिंग बुक्स कंपेयर टू वीडियोज़ एंड ऑल। ठीक है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा वंस यू अटेंड दिस वीडियो
गो बैक टू एनसीईआरटी और एनी फंडामेंटल बुक, और वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम, एक थ्योरी का सेक्शन मिलेगा जहाँ पे दे ट्राई टू डिस्कस दैट कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज. 1 कूलम इज एक्चुअली अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है, इन द सेंस दैट प्रैक्टिकल लाइफ में जो वैल्यूज मिलते हैं उनके लिए 1 कूलम इज प्रिटी लार्ज. ठीक है, अब किस सेंस में ये प्रिटी लार्ज है, इस कैन बी इजीली एस्टिमेटेड. क्लास 9-10 में आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉन का ही जो चार्ज का वैल्यू देते हैं -1.6, माइनस नहीं लिख रहा हूँ, 10⁻⁻19 कूलम. तो ऑब्वियसली 1 कूलम के कंपैरिजन में इट्स प्रिटी स्मॉल. ठीक है, तो अगर मेरे फंडामेंटल पार्टिकल्स लेट से इलेक्ट्रॉन्स है, लेट से, ठीक है, तो उनका जो चार्ज का वैल्यू है उसके कंपैरिजन में मेरा 1 कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट. सो दिस इज लूजली स्पीकिंग कि ये किस सेंस में लार्ज यूनिट है. बट एनसीईआरटी एंड बहुत सारे बुक्स में ना इसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिखा रहता है. आई विल एम्फसाइज एवरीबडी, जो लोग भी एनसीईआरटी है एक्सेस, गो थ्रू एनसीईआरटी. उसमें एक जगह उन लोगों ने कूलम एज अ लार्ज यूनिट ये समझाने का ट्राई किया इन टर्म्स ऑफ टाइम इंटरवल. ठीक है, किस सेंस में, मतलब मैं हल्का सा बता रहा हूँ. उन लोगों ने एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि अगर मुझे 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट करना हो, किसी बक्से में मुझे अगर 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट करना है बाय कलेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स है एंड मैं उन लोगों को इकट्ठा कर करके 1 कूलम चार्ज जनरेट करना चाहता हूँ टोटल. ठीक है, ओके, तो मुझे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा करने पड़ेंगे. अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर रहा हूँ लेट से 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर मैं इकट्ठा कर रहा हूँ या एक्यूमुलेट कर रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम इंटरवल लगेगा जिसके बाद मेरे पास 1 कूलम चार्ज रहेगा. So if you actually calculate the time interval after which you will have 1 coulomb charge in your bag at the rate of 10 electrons per second, let's say, the time interval may turn out to be in years. और years में मतलब सिंपल नहीं, 200 साल, 200 years में भी. ठीक है, तो इससे पता लगता है, इससे थोड़ा एक आइडिया मिलता है, एक भावनाएं आती है, एक इंट्यूशन आता है कि ओके 1 कूलम इज अ प्रिटी लार्ज यूनिट. ओके, सो इस पार्ट के ऊपर एनसीईआरटी में होगा, डू रीड अपॉन इट. मैं इसके लिए कुछ नोट लिख भी नहीं रहा हूँ एंड आई एम जस्ट मैं इसके ऊपर ग्लॉस ओवर किया, बट रीड अपॉन इट. नहीं समझ में आया तो लाइक आप बोलना. ठीक है, आप पूछ लेना एक बार कि सर ये पार्ट एक बार रिपीट कर दो. ठीक है, बट ये मैं खुद स्टूडेंट्स लोगों को बोलूँगा कि खुद पढ़ो इसके ऊपर. ठीक है, एनीवेज, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग, या दिस पार्ट. वन नाइस थिंग इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइडिया इज दैट जब हम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, लेट्स से प्लस, वहाँ पे मैंने नीचे में लिख ही दिया है, मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ बस. आई एम टॉकिंग अबाउट +3 एंड -3. तो चार्जेस के कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों में कोई इनइक्वालिटी नहीं होता है. एज इन यू कैन नेवर से दैट -3 कूलम इज लेस देन 3 कूलम. राइटिंग सच अ थिंग मैथमेटिकली विल बी एक्चुअली रॉन्ग. ठीक है, गलत होगा. क्यों? नंबर लाइन पे तो -3 इज डेफिनेटली लेस देन 3, बेसिक चीज़ है. बट कूलम के टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में आप ये बात नहीं बोल सकते. नंबर लाइन पे ये अलाउड है, मैथमेटिकली दिस इज ऑब्वियसली ट्रू. फिजिक्स में ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि फिर से वही बात, यहाँ पे जो माइनस आता है उसका मेन पर्पज है डिनोट करना कि देयर इज एन ऑपोजिंग बिहेवियर, एक ऑपोजिट बिहेवियर है. चार्जेस का मैंने जो 2 कैटेगरी किया था, 2 क्लासेस किए थे, वो दोनों क्लासेस थोड़ा ऑपोजिट तरह से बिहेव करते हैं. अ पार्टिकल हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू बिहेव इन एन ऑपोजिट मैनर टू दैट ऑफ अ पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज. तो माइनस का फिजिकल सिग्निफिकेंस है एन ऑपोजिंग बिहेवियर, एन ऑपोजिट वेराइटी. इसका कोई मैथमेटिकली सिग्निफिकेंस नहीं कि ये चार्ज कम है. इट इज़ नॉट लेस. सो यू कैन नॉट यूज इनइक्वालिटी फॉर चार्जेस. ठीक है, रादर जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट क्या होता है? -3 कूलम इज इक्वल एंड ऑपोजिट. दिस हाउ यू स्पीक, इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है, तो -3 कूलम एंड 3 कूलम इक्वल है बट ऑपोजिट है. ठीक है, तो एक छोटी सी बात. नेक्स्ट आता है एडिटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एडिटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे वंस अगेन, ठीक है, दिस थिंग, एडिटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एन ऑब्वियस प्रॉपर्टी. मैं पहले लिख देता हूँ, वेट. एडिटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है ये मैं बोल दूँ. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. एडिटिव प्रॉपर्टी सिंपली, अगर एक जगह में, एक सिस्टम में यू हैव मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स, द नेट चार्ज इज सिंपली अ समेशन ऑफ दोज चार्जेस. ठीक है, जब नेट चार्ज निकालना है तो क्या करो, जितने सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको ऐड कर दो, एंड वाइल एडिंग देम अप यू परफॉर्म अ अलजेब्राइक स्केलर एडिशन.
तो एल्जेब्रिक एडिशन परफॉर्म करो, नो वेक्टर एडिशन, ठीक है, स्केलर एडिशन, बट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द साइन ऑफ चार्जेस. आई रिपीट दिस थिंग, अगर Q1, Q2, Q3 तीन चार्ज है एंड तुमको नेट निकालना है तो डेफिनेटली तुम तीनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, बट यू विल डेफिनेटली कंसिडर देयर साइन. इफ सपोज Q2 इज -3 कूलम, यू विल कंसिडर -3. इफ Q3 इज +4 तो आप साइन लो +4. तो आप ऐड करो एल्जेब्रिकली, नो वेक्टर एडिशन, स्केलर एडिशन, बट साइन कंसिडर करना पड़ेगा इस केस में. तो जब मैं इनइक्वालिटी कर रहा हूं देन द साइन हैज नो सिग्निफिकेंस एज सच, ठीक है, पर मैं जब नेट कर रहा हूं तब साइन का इंपॉर्टेंस है, ठीक है. अब अगेन कोई पूछेगा सर ये कैसे पॉसिबल हुआ इस बार, ठीक है, इस बार साइन क्यों ले रहा है, बिकॉज वंस अगेन ऑब्जर्वेशंस. बट एनसीईआरटी जैसे बेसिक बुक में भी हमेशा लिखा रहता है कि जो एडिटिव प्रॉपर्टी है ना कि चार्जेस एडिटिव इन नेचर, दिस इज नॉट एन ऑब्वियस प्रॉपर्टी. ये नहीं कि सर ये तो होगा ही नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये कंक्लूड किए हैं कि चार्ज प्रॉपर्टी मैथमेटिकली बिहेव्स लाइक दिस, ठीक है. ओके, चार्ज प्रॉपर्टी के साथ अगर मैं साइन अटैच करता हूं तो मैथमेटिकली जब मुझे नेट लेना पड़े, ठीक है, उसमें साइन लेना पड़ेगा, ठीक है. क्या बताऊं, ईजियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट वुड बी दिस, ठीक है. सुनिएगा जरा, हमको पता नहीं कितना फॉलो कर पाओगे. एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो डिटेल में सोचने वाला बात है ये बहुत लोग ग्लॉस ओवर करते हैं, उतना ज़रूरत रहता नहीं है, बट अगर सोचो इसके बारे में तो कुछ कुछ आइडियाज़ खुल जाते हैं आपके दिमाग में कि अच्छा एक्चुअली ऐसा था. तो एक बार मैं अपनी तरफ से बात करने का ट्राई करता हूँ. टेक फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबने क्लास 10 में पढ़ा होगा. तो इक्विवेलेंट, पहली बात, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है. हम जब भी इक्विवेलेंट या नेट बोलते हैं, जैसे यहाँ पे नेट चार्ज किया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है. तो जो लोग क्लास 11 में ढंग से पढ़े होंगे दे वुड रिकॉल दिस थिंग. अगर नहीं याद है, क्योंकि इक्विवेलेंट हम लोग क्लास 11 में भी करते हैं, देयर आर सम प्रॉब्लम्स जहाँ पे पूछा जाता है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूलस, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. व्हाट डू यू मीन बाय दिस इक्विवेलेंट समथिंग. तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से प्रॉपर्टी एक्स, इट मे बी यंग्स मॉड्यूलस, इट मे बी डेंसिटी, इट मे बी ये हम लोग का रेजिस्टेंस, इट इज सम प्रॉपर्टी, एक्स इज सम प्रॉपर्टी. हम जब बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है कि मेरे पास हो सकता है मल्टीपल बॉडीज है और उन मल्टीपल बॉडीज के पास वो प्रॉपर्टी है x1, x2, x3, ठीक है. और उन प्रॉपर्टीज से मैं कुछ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूं, ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट, हाँ, ऑब्जर्वेशंस. आई एम मेकिंग सम एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूं, एक्सटर्नल है, बाहर से, ठीक है. जैसे रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, आप बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और आप करंट मेजर करते हो. इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि उस सिस्टम को, वो जो सिस्टम था, कलेक्शन ऑफ बॉडीज था, आप उसको रिप्लेस कर दोगे बाय अ सिंगल बॉडी सच दैट बाहर से तुमको कोई डिफरेंस ना पता चले. एक्सटर्नल टू द सिस्टम यू आर स्टिल नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश थ्रू ऑब्जर्वेशंस. आपके ऑब्जर्वेशंस विल रिमेन सेम ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे एक्सटर्नली. इन दैट केस आप बोलोगे कि दिस सिंगल सिस्टम इज एक्चुअली एन इक्विवेलेंट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन. अब उसका जो इक्विवेलेंट एक्स का वैल्यू होगा उसको मैं एक्स इक्विवेलेंट या एक्स नेट बोलूंगा, ठीक. तो इक्विवेलेंट या नेट का मीनिंग ये होता है, ठीक है. अब बात है नेट या इक्विवेलेंट का मतलब हमेशा तो ये नहीं होता कि तुम ऐड ही करोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इक्विवेलेंट करते हैं वहां पे तो रेसिप्रोकल ऐड करते हैं. तो आया कैसे पता चला कि कब R1 + R2 + R3 करना है और कब R1/R1 + 1/R2 करना है. उसके लिए तो डेरिवेशन था ना. हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, हम लोग मैथ्स लगाते हैं, डेरिवेशंस करते हैं, फिर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है. तो आप ऐसे सोचो कि कुछ कुछ इसी तरह से यहां पे भी किया गया था चार्ज के लिए. हमको भले बचपन से आदत है कि अगर मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, कहीं पे अगर एक -3 कूलम है और वहीं पे एक 2 कूलम है, तो मैं नेट बोल दूंगा -1 कूलम. ऐसा बचपन से आदत है. बट प्लीज अंडरस्टैंड, इसके लिए भी ऑब्जर्वेशंस किया था किसी ने. कैसे, आई कैन गिव यू अ सिंपल आइडिया लाइक दिस कि प्रोबेबली किसी ने ऐसा सोचा होगा कि ओके -3 कूलम अपना कुछ एक इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है एक्सटर्नली, लेट्स से, ठीक है. किसी जगह मेरे पास -3 कूलम है एंड 2 कूलम है, ठीक है. वो दोनों मिलके कुछ इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, लेट्स से सम फोर्स. एंड फिर मैं सोचता हूं कि व्हाट इफ आई रिप्लेस बोथ ऑफ देम बाय अ सिंगल वैल्यू सच दैट वो इन्फ्लुएंस सेम रहे,
ठीक है, दैट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस सेम रहा है। अंडर दिस कंडीशन इफ आई स्टार्ट डिराइविंग, ठीक है, तब मुझे पता चलेगा कि उसका नेट का वैल्यू क्या है। तो नेट का वैल्यू क्या पता चला, इट इज अ सिंपल एडिशन ऑफ दो चार्जेस। तो वंस अगेन एडिटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एन ऑब्वियस प्रॉपर्टी कि ऐड तो होना ही चाहिए। ऑब्जर्वेशंस किया किसी ने सिस्टम को रिप्लेस किया, फिर बीच में डेरिवेशंस किए मैथमेटिकली, एंड फिर वहाँ से हमने बोला कि ओके अगर मैं रिप्लेस करने के बाद भी एक्सटर्नली ऑब्जर्वेशंस चेंज नहीं हो रहा है देन नेट का ये फॉर्मूला होना चाहिए। ऑब्वियसली एट दिस लेवल हम इतना डिटेल्स में डिराइव नहीं करते हैं, बट इट्स इंपेरेटिव दैट यू अंडरस्टैंड कि दीज कंक्लूजन्स आर नॉट ऑब्वियस। ओके, तो इन दिस वीडियो जस्ट टू मेक इट वेरी स्मॉल, ताकि स्मॉल पीसेज में आपको मिले, आप थोड़ा वीडियोस फॉलो कर पाओ, मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज विल बी कैरिड ओवर इन सेपरेट वीडियोस ताकि हजम करने में ईजी हो। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।